हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमी का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। बस इस लेक्चर को पूरा देखना, क्योंकि इस लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर भी करूंगी, ताकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग आप सबको पता होगा, विकास। ठीक है, जब विकास होता है तब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, मतलब ये लिटरल मीनिंग ही है हिंदी में। लेकिन हम डेवलपमेंट को अगर इजी वर्ड्स में समझें इंग्लिश में, तो हम समझते हैं प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट। जब कहीं प्रोग्रेस हुई होती है या इम्प्रूवमेंट हुआ होता है तो हम सोचते हैं या हम कहते हैं कि हाँ, डेवलपमेंट हुआ है। जैसे न्यू ईयर पर हम सब लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, है ना, कि जैसे हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जिससे क्या हो, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो, हमारे अंदर जो चीजें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए। तो ऐसे ही डेवलपमेंट को आप पर्सनल लेवल पर भी देख सकते हो और आप साथ में ही नेशनल लेवल पे भी देख सकते हो कि नेशन में कितना डेवलपमेंट हुआ है। हम ये बातें करते हैं ना कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो वहां पर हम किस चीज के बारे में बात करें, हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें। इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस में प्रोग्रेस है जो वो इंडिया से ज्यादा है, इसलिए वो डेवलप्ड है, और इंडिया में अभी प्रोग्रेस हो रही है, इसीलिए इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, ये तो समझना बहुत आसान था। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अलग अलग स्टूडेंट्स में आप लोगों की कुछ एस्पिरेशंस होंगे, आप लोग कुछ करना चाहते होंगे, आप लोगों के गोल्स होंगे, तो आप लोगों के गोल्स क्या क्या हैं। कोई एक स्टूडेंट कह सकता है कि मैम मुझे एक लैपटॉप चाहिए, कोई एक कहेगा कि मैम मुझे PS5 चाहिए, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। कोई एक कहेगा कि मैम मैं ना अपने पेरेंट्स को एक हाउस गिफ्ट करना चाहता हूँ। कोई बोल सकता है कि मैम मुझे कार चाहिए, कोई कहेगा कि मैम मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। कुछ हो सकता है कि लड़कियां होंगी जिनके घर में स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे, वो चाहती होंगी कि मैम मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम चाहिए ताकि मैं अपने शहर से बाहर जाके पढ़ सकूं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकूं। तो हर किसी के अलग अलग गोल्स हैं। तो ये बात आप समझिए दैट डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट गोल्स। तो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, उनके लिए डेवलपमेंट का आइडिया अलग अलग हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें तो देखो, एक फार्मर है जो कि रेन पे डिपेंडेंट है अपनी क्रॉप्स को पानी देने के लिए। ठीक है, जब बारिश होती है तभी उसकी क्रॉप्स को पानी मिलता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या आइडिया हो सकता है, वो क्या चाह सकता है, वो चाहेगा कि उसको इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाए, है ना। वो ये चाहेगा कि वो जब चाहे तब अपनी क्रॉप्स को पानी दे सके, उसे रेन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट होगा उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज का होना। अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के बारे में सोचो जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया होगा एक जॉब। जब उसे जॉब मिल जाएगी तो वो कहेगा कि हाँ, मेरा डेवलपमेंट हुआ है। एक एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है, उसके पास जॉब भी है, उसके पास एक कार भी है जिससे वो जॉब अपने ऑफिस तक अपने जॉब के लिए जाता भी है। लेकिन वो देखता है कि रास्ते में जो सड़क है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत सीधी सड़क नहीं है, उसे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, बेटर रोड्स। उसके लिए यही डेवलपमेंट है। ठीक है, क्योंकि वो यही चाहता है। एक रिच बॉय है, ठीक है, एक अमीर लड़का है, उसके पास दुनिया की सारी फैसिलिटीज हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा, वो चाहेगा कि शायद मेरे पास एक और कार हो, मेरे पास लग्जरी वॉच हो, कुछ भी चाह सकता है इसके अलावा भी। तो उसके लिए यही डेवलपमेंट है। एक पुअर गर्ल है जो एक विलेज में रहती है, ठीक है, उस लड़की के लिए आप खुद सोच के देखिए कि डेवलपमेंट क्या हो सकता है। उस लड़की के लिए डेवलपमेंट है उसको फ्रीडम मिलना, ठीक है, उसको एजुकेशन फैसिलिटीज मिलना, क्योंकि शायद क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उसको पढ़ाना। तो अगर उसको फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज कहीं से मिल जाती हैं तो उसके लिए वही डेवलपमेंट है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं जो उनके लिए डेवलपमेंट के मायने रखती हैं, राइट। तो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रिक्शा पुलर है, एक पर्सन जो रिक्शा चलाता है, उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया है उसके पास एक कार होना,
जब उसके पास एक कार होगी तो वो मानेगा कि हाँ उसका डेवलपमेंट तो हुआ है। एक बंदा है जो कार ओनर है ऑलरेडी, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी एक कार है, लेट्स सपोज उसके पास एक मारुति सुजुकी है, तो कार तो उसके पास ऑलरेडी है, उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया है मे बी एक मर्सिडीज होना, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, हर कोई जो है उसकी नीड डिफरेंट है, इसीलिए उनका डेवलपमेंट का आइडिया भी अलग अलग है। तो मैं फिर से इस बात को स्ट्रेस करना चाहूंगी, अगर आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे हो तो उसमें ये चीज लिख लो दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वन पर्सन्स डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू अनदर। इस वाले कॉन्सेप्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला ये दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, सेकंड इज वन पर्सन्स डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू अनदर। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो, एक पर्सन का डेवलपमेंट कभी कभी दूसरे के लिए लॉस हो सकता है या दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, पर कैसे? अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो सबका ही होना चाहिए, एक बंदे का डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसान कैसे हो सकता है? आप एग्जाम्पल से समझो, आपको डैम्स पता होंगे, ठीक है, रिवर के ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं। मैं बता देती हूँ क्या होता है डैम्स। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉल जैसा बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है, मतलब ये तो मैंने छोटा बनाया, इससे मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से जो पानी बह रहा है ना रिवर का, ये इसको रोक लेता है, ठीक है, एक वॉल का काम करता है। जैसे मान लो कि ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर एक ऐसे वॉल सी बना दी जाती है। तो अब क्या होगा कि जो पानी यहाँ से बह रहा है वो यहीं रुक जाएगा, यहाँ नहीं आएगा ना वो पानी, तो ये पानी यहाँ रुक जाएगा, ये पानी यहाँ स्टोर हो जाएगा, ये पानी का स्टोरेज हो जाएगा। देखो, यहाँ से पानी आया, वो फ्लो कर रहा है, लेकिन अच्छा एक चीज और है कि ये जो रिवर बनाए, वो जो डैम बनाया जाता है, इससे ना पानी बिल्कुल रोका नहीं जाता। यहाँ पे एक छोटा सा इनलेट दे दिया जाता है, एक छोटा सा चैनल दे दिया जाता है, जिससे पानी कंट्रोल्ड वे में आता जाए। मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे फिर अब बहुत कम पानी आएगा, ठीक है, एक छोटे से चैनल से पानी आता रहेगा, लेकिन ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे पानी का स्टोरेज हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, वाटर स्टोरेज। अब इसका क्या होगा, इससे हम यूज करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो डैम्स पे ही की जाती है, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो वाटर स्टोरेज हुआ है ये इरिगेशन में यूज किया जाएगा या फिर और पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट को। इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें कितना सारा पानी देना होता है, मतलब इंडस्ट्रीज में काफी सारा पानी यूज होता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब देश में डैम्स बनेंगे। तो डैम्स बन गए, चलो इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा हो गया। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, जब यहाँ पानी स्टोर होना स्टार्ट होगा, और इतना बड़ा बेसिन तो है नहीं रिवर का, तो ये पानी जाएगा कहाँ? ये पानी आसपास के एरियाज में जाएगा, तो इसके आसपास का जो लैंड है ना वो पानी में सबमर्ज हो जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि थोड़ा बहुत ही जगह होती है जो पानी से डूब जाती है, पूरे गांव के गांव डूब जाते हैं जब डैम बनता है ना, तो आसपास के जितने गांव होंगे ना उनमें पानी ही पानी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, जैसे आसपास अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ के ट्राइबल लोग, और अगर आसपास गांव है तो वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं ना उन्हें खाली करवाया जाता है, क्योंकि ये पानी उनके पूरे डुबा देगा सब कुछ, तो उनको खाली करवाया जाता है। तो अब इससे एक बात बताइए, डैम्स बन गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा हो गया, इरिगेशन के लिए अच्छा हो गया, लेकिन जिनके घर चले गए उनका क्या? जिनके लैंड चले गए, जिनका फॉरेस्ट चला गया, क्या उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है? जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके लिए तो फॉरेस्ट उनका पूरा लाइवलीहुड है, वो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर अपना काम करते हैं, फॉरेस्ट का सामान यूज करके ही अपना डेली लाइफ को जीते हैं। तो उनके लिए क्या नुकसान नहीं है? क्या इतना आसान होता है किसी के लिए अपना घर छोड़ के जाना? तो ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे फायदा तो किसी का हो रहा है, किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, मगर किसी का नुकसान भी हो रहा है, जैसे ट्राइबल्स का, विलेजर्स का। जो बुक में आपके एग्जाम्पल दिया है वो दिया है सरदार सरोवर डैम का, जो कि नर्मदा रिवर पे है।
तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जो वहाँ पे लोग रह रहे थे ना, उन्होंने काफ़ी वो कहा था कि नहीं आप ये डैम मत बनाओ, हमारे घर चले जाएंगे, ये वो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी वो डैम बना। पर एग्जाम्पल के लिए आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हाईवे। ये आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जब गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है तो काफ़ी बार वो लोगों की ज़मीन से होके निकलते हैं या लोगों की प्रॉपर्टी से होके निकलते हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे जो मामा हैं, उनकी शिकोहाबाद में दुकान थी, मैनपुरी चौराहे पे। तो वहाँ से हाईवे या रोड्स कुछ निकली जिसमें उनकी जो दुकान वाली ज़मीन थी वो पूरी चली गई और वो पूरी दुकान को तोड़ना पड़ा। और उनके लिए काफ़ी मुश्किल था उस चीज़ को छोड़ना, क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इट वाज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द होल फैमिली इन जनरल, बिकॉज मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने सामने देखी थी। इट वॉज अ टफ टाइम। ठीक है, उन्हें कहीं और दुकान ढूंढना, फिर वहाँ पे पूरा सेटअप करना, तो लोगों के काफ़ी इमोशंस जुड़ जाते हैं जब आप कहीं पर रहने लगते हो। तो जब आप हाईवे बना रहे हो जो विलेजेस के थ्रू निकल रहा है या फिर कहीं पर भी निकल रहा है जहाँ लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, तो वो सब टूट जाती हैं, वो सब चला जाता है, तो लोगों का नुकसान होता है। ये बात है कि गवर्नमेंट उनको कॉम्पेंसेशन देती है, मगर जो आपकी जो मेमोरीज हैं, जो आपका अटैचमेंट है, आप वो कहाँ लेके जाओगे, राइट? तो जब हाईवे बनता है, निकलता है, तो फायदा किसका होता है? फायदा हम आम जनता का ही होता है, क्योंकि बेटर ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगा, है ना। और आजकल तो सब लोग इतना ऑर्डर करते हैं, आप लोग भी अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहां से इतना सब कुछ ऑर्डर करते हैं, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा ऑर्डर आ जाए, डिलीवरी आ जाए, तो उसके लिए तो आपको बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ही। तो हम नॉर्मल कंज्यूमर्स का, नॉर्मल लोगों का फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का जिनकी जमीन जाती है उनका नुकसान भी होता है। ठीक है। तीसरा है मॉल्स और ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। ये क्या करते हैं कि हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। आप मॉल में जाओ तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिलती हैं, आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो। आप शॉपिंग एप्स पे जाओ तो वो तो और भी आसान है, बस घर बैठे आपको सामान ऑर्डर करना है, आपके घर तक डिलीवरी भी आ जाएगी। तो इससे फायदा किसको हो रहा है? अगेन नॉर्मल लोगों को। ठीक है, वी ऑल आर बेनिफिटिंग, नॉर्मल कंज्यूमर्स आर बेनिफिटिंग। बट नुकसान किसका होता है? स्मॉल शॉपकीपर्स का। जब मॉल्स बन जाते हैं तो स्मॉल शॉपकीपर्स जो हैं, जो लोकल शॉपकीपर्स आपके हैं, उनका बहुत नुकसान होता है, उनके कस्टमर्स कम हो गए हैं। तो वैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स को फायदा है, पर स्मॉल और लोकल शॉपकीपर्स का नुकसान है। सो वन पर्सन्स डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू अनदर। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इनकम एंड अदर गोल्स। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं तो क्या आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी? अब सोच के देखिए। देखो, वैसे तो हमें बहुत खुशी होगी कि अरे हमें 10 लाख रुपए मिले हैं, अब मैं ये भी खरीद सकता हूँ, मैं वो भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ ठीक। पर आप और सोच के देखिए, क्या उससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी? तो आप पाएंगे कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो मटेरियल थिंग्स होती है वो आप खरीद सकते हो, पर बहुत सारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आपने काफ़ी बार लोगों को सुना, मतलब कहते हुए सुना होगा, दैट मनी कांट बाय एवरीथिंग। तो जो डेवलपमेंट होता है ना, इट्स नॉट ऑलवेज इक्वल टू इनकम। जब इनकम बढ़ती है लोगों की, केवल तभी डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि लोगों को इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। जैसे कि जो डेवलपमेंट है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ गोल्स। इट्स नॉट ओनली इनकम, देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी रिक्वायर फॉर अस टू कॉल इट डेवलपमेंट। जैसे इनकम के अलावा आपको ऐसी क्या क्या चीजें हैं लाइफ में जो आप बहुत वैल्यू करते हो? देखो, कुछ लोग फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू करते हैं कि अगर लाइफ में दोस्ती नहीं है तो कितना भी पैसा हो क्या फायदा। ठीक है, आप रिस्पेक्ट चाहते हो, है ना। हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, केवल पैसों से काम नहीं चलेगा। आप रिस्पेक्ट चाहोगे, आप डिग्निटी चाहोगे, आप फ्रीडम चाहोगे, आप सेफ्टी चाहोगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप चाहोगे, राइट। तो डेवलपमेंट जो होता है वो मिक्स ऑफ गोल्स होता है। इनकम के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी नॉन मटेरियल चीजें हैं जो चाहिए रहती हैं। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊं, तो मान लीजिए आपके पास एक हाई पेइंग जॉब है, ठीक है, जिसमें इनकम बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन आपका जो बॉस है ना, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता,
वो आपको पैसे पूरे देता है, लेकिन वो जब मन आता है आपको कुछ भी सुना के चला जाता है, वो अपने घर की भड़ास आपके ऊपर निकाल के चला जाता है, या कुछ भी आपके साथ ऐसा करता है जिससे आपको बहुत ही डिसरिस्पेक्टेड फील होता है कि अरे यार ऐसा क्यों बोला, है ना। वर्सेस मैं आपको एक जॉब दूं जिसमें इनकम इतनी ज्यादा ना हो जितनी इसकी है, जैसे मान लो कि इसकी आपकी 10 लाख पर मंथ की इनकम है और इसमें आपकी केवल 8 लाख पर मंथ की इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेना पसंद करोगे जहां पे आपको रिस्पेक्ट भी फुल मिलेगी, आप जो काम करोगे उस काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग आपको एक ऑनर के साथ देखेंगे, आपको एक रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे, आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, मतलब केवल काम काम नहीं करा रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो। तो आप कौन सी जॉब प्रेफर करोगे? मैं आपका नहीं जानती पर मैं ये वाली जॉब प्रेफर करती, ठीक है। तो मतलब इनकम केवल क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का, उसके साथ साथ हमें नॉन मटेरियल चीजों की भी रिक्वायरमेंट है टू लिव अ हैप्पी एंड गुड लाइफ। अभी तक हमने जो डेवलपमेंट की बात की काफी पर्सनल लेवल पे की, अब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम नेशन के डेवलपमेंट की, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब डेवलपमेंट को समझा तो हमें दो चीजें समझ में आई कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है डेवलपमेंट का, और दूसरा ये कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जब कंट्री की डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो अलग अलग लोगों के डिफरेंट नोशंस हैं कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो होंगी तो हम मानेंगे कि हाँ कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन कह सकता है कि अगर कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, बेटर रोड्स हैं, तो कंट्री को डेवलप माना जाएगा। दूसरा पर्सन कह सकता है कि जब कंट्री में हर कोई एजुकेटेड होगा, अपने लिए डिसीजन लेने के लिए काबिल होगा, हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होगा, तब हम मानेंगे कि डेवलपमेंट है। तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हो सकते हैं, इवन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी कभी कभी उनके नोशंस कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, मतलब आपस में ऑपोजिट, ठीक है। एक बंदा बोल सकता है कि ये डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरा बंदा बोलेगा कि नहीं ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो डिस्ट्रक्शन है, ये तो अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट बातें कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई कहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? जैसे रोड्स, रेलवेज, इस टाइप की जो चीजें होती है हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कोई कहेगा कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो ये तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है। तो हमारी चॉइस बीच में आ जाती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें या फिर इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर ध्यान देके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, रोड्स बनाओगे, रेलवेज बनाओगे, या कुछ मैंने अभी पहले भी एग्जाम्पल दिया, जब हाईवे बनाओगे तो आपको जमीनें खाली करनी होंगी ना। मान लो वहां पे एक फॉरेस्ट है तो वहां पे आपको ट्रीज काटने पड़ेंगे, तब तो आप वहां पे कुछ बनाओगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई है कि ये करें कि ये करें, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लो, पॉल्यूशन वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब इंडस्ट्रीज बहुत सारी खड़ी हो जाएंगी कंट्री में तो इंडस्ट्री तो पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, आपने देखा होगा एयर चिमनी से एयर पोल्यूशन होता है, उनका जो वेस्ट वाटर होता है वो रिवर्स में बहा देती हैं, तो वाटर पोल्यूशन होता है। तो हम इंडस्ट्रीज ज्यादा लगाएं या हम पोल्यूशन पे ध्यान दें? जो लोग दिल्ली से अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है वहां का AQI हमेशा हाई रहता है। वो क्यों रहता है? वहां पे ट्रैफिक की वजह से, वहां पे इंडस्ट्रीज की वजह से, उसी की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान दो या आप पोल्यूशन पे ध्यान दो, है ना। देखो जो लोग पोल्यूशन में रह रहे हैं ना वही जानते हैं कि कितना डिफिकल्ट है ये स्लोली हमारे लंग्स को कितना डैमेज कर रहा है। वहीं अगर आप गांव की खुली हवा में रहते हो तो वहां जरूर डेवलपमेंट नहीं है, पर वहां पर आपकी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, राइट। तो आप थोड़ा हेल्दी वे में जी सकते हो। तो वही बात है कि हम पोल्यूशन पे ध्यान दें कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें। समझ रहे हो? विलेजेस में ये चीज अच्छी है कि पोल्यूशन नहीं है, सिटीज में ये अच्छी है कि इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट में हमें किसे चुनना है? तो हमें जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो चीजें वही चुनी जाती हैं, फोकस उस पर किया जाता है जो फेयर हो, ठीक है। जो जितना फेयर हो सके, जितना सही हो सके उस वाले ऑल्टरनेटिव को चुनना, साथ ही साथ में ऐसी चीज को चुनना विच बेनिफिट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि जब एक का फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी हो ही रहा है, लेकिन क्यों ना हम ऐसी चीज चुने जिससे से ज्यादा लोगों का फायदा हो। अभी तक हम जो टॉपिक समझ रहे थे वो तो हलवा थे, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे।
पर ये जो मैं टॉपिक समझाने जा रही हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको थोड़े अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स। हम अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स के डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। आपने सुना होगा देयर आर डेवलप्ड नेशंस, देयर आर डेवलपिंग वंस, एंड देन देयर आर सम हु आर अंडर डेवलप्ड। जैसे कि आपने सुना होगा दैट यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, तो उनका एक एग्जाम्पल है जैसे सोमालिया। इट्स अ कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका में कंट्री है सोमालिया। तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन हमने इनको ये जो टैग दिया है कि ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलप्ड है, तो ये टैग्स हमने कैसे दिए? व्हाट क्राइटेरिया हैव वी यूज्ड टू कंपेयर दीज कंट्रीज? तो जो क्राइटेरिया हमने यूज किया है ना, दैट इज इनकम, ठीक है। कंट्री की जो इनकम है उसके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला है। और इनकम का क्राइटेरिया क्यों लिया गया है? कंट्री की इनकम का क्राइटेरिया हमने इसलिए लिया है बिकॉज वी बिलीव दैट मोर इज द इनकम, मोर आर द नीड्स फुलफिल्ड, ठीक है। जिसके पास ज्यादा इनकम होगी वो अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर पाएगा। इसीलिए जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है, हमने माना है कि दैट कंट्री इज मोर डेवलप्ड। देखो, आप समझते हैं कि एक कंट्री की इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कंट्री की इनकम के बेसिस पे उनका कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एक कंट्री की इनकम कैलकुलेट कैसे की जा रही है। एक एग्जाम्पल समझो, एक कंट्री है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कंट्री है जिसमें केवल 10 लोग रहते हैं, जिसमें एक बंदा जो है वो 20 lakhs अ ईयर कमाता है। पूरे साल की जो उसकी इनकम है वो 20 lakhs है। किसी की 1.5 lakhs है, किसी की 3 lakhs है, ठीक है, किसी की 2.5 lakhs है, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम रहती है। तो 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से पहले की इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, चौथे की इतनी, ऐसे ऐसे करके उन 10 लोगों की इनकम है। तो उन इनकम को अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50 lakhs फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हम सारी इनकम को ऐड कर रहे हैं तो 50 lakhs आ रहा है। तो ये 50 lakhs किसकी इनकम हुई? वो पूरी कंट्री की इनकम हुई। तो एक कंट्री की इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स। मतलब उस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, रेसिडेंट्स मतलब रहने वाले लोग जो रिसाइड करते हैं वहां पे, तो उनकी टोटल इनकम ही कंट्री की टोटल इनकम कहलाएगी। तो इस केस में कंट्री की इनकम होगी 50 lakhs। इस कंट्री को एक नाम दे देते हैं कंट्री ए, ठीक है। इस कंट्री ए में 10 लोग हैं और वो सब लोग मिला करके 50 लाख रुपए कमाते हैं, तो यही हो गई कंट्री की इनकम। एक और एग्जाम्पल है कंट्री बी का, जिसमें 100 लोग रहते हैं, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन है 100, इसकी पॉपुलेशन है 10। तो ये कंट्री बी की जो टोटल इनकम है, जैसे ये 100 लोग हैं, इन सब की इनकम हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आता है 80 lakhs, ठीक है। 100 लोगों की इनकम को हमने ऐड किया, 80 lakhs आ गया। तो अब आप बताओ कि कंट्री ए ज्यादा डेवलप्ड है या कंट्री बी ज्यादा डेवलप्ड है? कुछ लोगों को लग सकता है कि मैम इसकी इनकम ज्यादा है, ये टोटल इनकम ऑफ कंट्री बी इज मोर, दैट्स व्हाई कंट्री बी इज मोर डेवलप्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्री बी ज्यादा डेवलप्ड है। वो क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने ये देख लिया कि इनकम किसकी ज्यादा है, पर आपने ये नहीं देखा कि वहां पे लोग कितने रहते हैं। अगर हम इस इनकम को उनके लोगों में बराबर से डिवाइड कर दें तो पर पर्सन का जो एवरेज है वो कितना आता है। जैसे कंट्री ए में आपने देखा 10 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम इन 50 लाख की टोटल इनकम को वहां के लोगों में बराबर से बांट दें, ठीक है, 50 लाख रुपए टोटल इनकम है और 10 लोगों में बराबर बांट दे, तो ऑन एन एवरेज वहां का जो पर्सन है वो 5 लाख रुपीज अ ईयर कमा रहा है। कंट्री बी में 80 लाख रुपीज उनकी टोटल इनकम है और वहां पे लोग कितने हैं? 100। तो अगर हम 100 लोगों में 80 lakhs को बराबर बराबर बांट दे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा? 80,000। तो यहां पर पर्सन का एवरेज 5 लाख रुपीज है,
और यहाँ पे पर पर्सन का एवरेज 80,000 रुपीज है। आप मुझे बताओ कि आप क्या कहोगे, अब बताओ कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, जहां पे लोगों की एवरेज इनकम 80,000 रुपीज है, या वो कंट्री जहां पे लोगों की एवरेज इनकम 5 लाख रुपीज है। ऑफ कोर्स कंट्री ए इज मोर डेवलप्ड, क्योंकि यहाँ की एवरेज इनकम ज्यादा है। तो हम टोटल इनकम से कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम एवरेज इनकम से कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, एवरेज इनकम, इसको कहते हैं एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, ठीक है। एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम होती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। पूरी कंट्री की जो टोटल इनकम है, जो कि कैसे आती है, सारे रेसिडेंट्स की इनकम को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये जो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम आई ना, इससे हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज का कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री है जो कम डेवलप्ड है। जो हमने पर कैपिटा इनकम समझी, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे हमें पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम मिलती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब पर पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो यही वाला क्राइटेरिया यूज करती है वर्ल्ड बैंक। आप इसको ऐसे मान लो, एक इंटरनेशनल बैंक है, इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करती है जिसको कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तो इन रिपोर्ट्स में जब ये कंट्रीज को कंपेयर करती है ना कि किसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो वो यही वाला क्राइटेरिया यूज करती है, पर कैपिटा इनकम का, टोटल इनकम का नहीं, पर कैपिटा इनकम का। जो कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 66,500 पर एनम या उससे ज्यादा है, ठीक है। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, पूरे साल की, महीने की नहीं देखी जा रही है, ठीक है। पूरे साल की अगर इनकम 66,000 है, 66,500 यूएस डॉलर्स, रुपीज नहीं, डॉलर्स में देख रहे हैं ये चीज, यूएस के डॉलर 66,500 पर एनम या उससे ज्यादा है, तो हम कहते हैं दोज आर रिच कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज। और वहीं अगर यूएस डॉलर्स 2300 या उससे कम है, क्या चीज, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की 2300 यूएस डॉलर्स या उससे कम, तो हम उन्हें कहते हैं लो इनकम कंट्रीज, कि इनकी इनकम काफी कम है। अब इंडिया किस कैटेगरी में फॉल करता है, ना इंडिया यहाँ है ना इंडिया यहाँ है, इंडिया बीच में है। तो इंडिया जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसे कहते हैं लो मिडिल इनकम कंट्री। इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यूएस डॉलर्स 11,000 पर एनम, 2300 और 66,500 का जो फिगर इसके बीच में गई, ठीक है। तो इट कम्स इन लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में। हमने ये तो देख लिया कि एवरेज इनकम का यूज करके कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इस एवरेज इनकम के क्राइटेरिया में भी कुछ प्रॉब्लम है। हम वो प्रॉब्लम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, एक दो कंट्रीज हम यहाँ ले रहे हैं, एक कंट्री है पी, एक कंट्री है क्यू, और वहां पे 5-5 लोग रहते हैं, दोनों ही कंट्रीज में 5 लोग रहते हैं, और हमने उनकी इनकम को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कंट्री पी, कंट्री क्यू, और ये 5 लोगों की इनकम। तो कंट्री पी में जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम है 50, सेकंड की 40, थर्ड की 45, फोर्थ की 48 और फिफ्थ की 52। और क्यू कंट्री में 5 लोगों की जो इनकम है वो है 5, 7, 13, 10 और 200। अब हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टोटल इनकम है कंट्री की इट इज 235। मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है ऑफ कोर्स। और टोटल पॉपुलेशन क्या है, 5। तो एवरेज इनकम कितनी आएगी, 5 4 20, 5 7 35, 47, ठीक है। यहाँ रुपीज मान लेते हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ लैक्स वगैरह नहीं दिया है, बस ऐसे 50 रुपीज 40 रुपीज ऐसे मान लो। क्यू की
जो क्यू कंट्री है, अब इसकी एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम इसकी भी कितनी है, टोटल इनकम है 235, कैलकुलेट करके देख लो, और टोटल पॉपुलेशन है 5, तो यहाँ पर भी एवरेज इनकम कितनी है 47 रुपीज़। तो दोनों ही कंट्री की एवरेज इनकम 47 रुपीज़ है। पर अगर आपको ये डिसीजन लेना हो कि आप पी कंट्री में रहना चाहते हो या आप क्यू कंट्री में रहना चाहते हो, तो आप कौन सी वाली चूज करोगे? एक चीज ध्यान से देखना जो शायद आपने ओवरलुक कर दी होगी, कि यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं उनकी इनकम काफी सिमिलर है। 50 is very close to 40, 45 is very close to 40 and 50, 48 is very close to 52, 45। तो ये सब जो है काफी कम डिफरेंस में है। तो अगर आप फर्स्ट कंट्री में जाते हो विच इज पी, तो वहां पर एक चांस है कि आपकी जो इनकम है काफी बाकी लोगों से काफी सिमिलर होगी। लेकिन अगर आप कंट्री क्यू में जाते हो, तो एक की है 5, एक की 7, एक की 13, एक की 10। ये लोग कैसे हैं? पुअर इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन जिसकी जो इनकम है वो 200 है, तो दिस पर्सन इज रिच। तो अगर आपको कंट्री क्यू में भेजा जाए और आपको 5th पर्सन बना दिया जाए, तो आप खुश रहोगे कि चलो ठीक है, बढ़िया है, रिच। लेकिन अगर आपको ये बना दिया जाए, तो आप ये देखिए कि कितनी डिस्पैरिटी है, कितनी इनइक्वालिटी है। तो एवरेज इनकम एक कंट्री की क्या नहीं बताती? डिस्पैरिटीज। क्योंकि इनकम, एवरेज इनकम तो आइडेंटिकल है, बल्कि आइडेंटिकल ही क्या है, सेम ही है। ठीक है, दोनों कंट्रीज की सेम एवरेज इनकम है, लेकिन इट डज नॉट शो द डिस्पैरिटीज विच आर देयर बिटवीन पीपल। एक बंदा इतना ज्यादा कमा रहा है, एक इतना कम कमा रहा है, उसके बावजूद एवरेज इनकम जो है वो सेम आ रही है। समझ में आ रहा है? एवरेज इनकम को मतलब नहीं है कौन कितना कमा रहा है, उसको टोटल इनकम से मतलब है, और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगी वो है। लेकिन उसके बीच में ये जो 235 रुपीज है, ये लोगों में बटे कैसे हैं, इसको एवरेज इनकम को इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, एक बंदे के पास इतना ज्यादा और बाकी चारों के पास इतना कम। ठीक है, तो ये एवरेज इनकम की प्रॉब्लम है, दैट इट डज नॉट हाईलाइट द डिस्पैरिटीज इन इनकम, एंड average income does not tell us how this income is distributed among people.